नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र जोशी जीके विद जोशी सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो भारतीय संविधान का आपका अगला भाग या भाग 2 कह सकते हैं हम, जिसमें हम आज चर्चा करने जा रहे हैं नागरिकता के संबंध में। वास्तव में भारतीय नागरिकता क्या है, इसको जानना बहुत आवश्यक है और यह एक ऐसा अधिनियम या ऐसा भाग है जो भारत के संदर्भ में जितने भी आपके भारतीय मूल के या भारत से बाहर निवास करने वाले लोग सबके बारे में इसमें संसद द्वारा समय समय पर संशोधन किया गया है और कुछ अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त किए दिए गए हैं या विदेशियों ने प्राप्त किए हैं और कुछ ऐसे अधिकार भी रखे हैं इस अधिनियम के द्वारा जो केवल भारतीय लोगों को प्राप्त है। तो वास्तव में नागरिकता क्या है? नागरिकता किसी भी देश में निवास करने वाले लोगों का एक सर्टिफिकेट कह सकते हैं हम सामान्य भाषा में, एक प्रमाण पत्र है जो इस बात की गारंटी प्रदान करता है कि वह उस देश का नागरिक है या यहाँ का निवासी है। इसके संदर्भ में दो चीजें होती है। जैसे काफी बार लोगों के दिमाग में एक मूल निवासी होता है, तो मूल निवासी का जो प्रमाण पत्र होता है वो हर राज्य में अलग अलग हो सकता है, किंतु जो नागरिकता होती है वो केवल एक ही है भारत के अंदर। मतलब भारतीय नागरिकता किस प्रकार की है दोस्तों, तो उसके लिए संविधान में उल्लेख किया गया है एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप। वास्तव में एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है और परीक्षाओं में कई बार वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और इसके संदर्भ में जो आपका आंसर बनता है ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता का प्रावधान लिया है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में जिसमें हमने भारतीय संविधान के स्त्रोत में पढ़ा था ब्रिटेन से क्या लिया है, तो ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता का प्रावधान लिया है और उसका उल्लेख किया था। तो एकल नागरिकता जो हमारे देश में, मतलब आप देश के किसी भी भाग में रहे, किसी भी राज्य में रहे या किसी भी क्षेत्र में रहे, आपकी नागरिकता केवल भारतीय होगी। हाँ, आप मूल निवासी अलग अलग राज्य के हो सकते हैं। फिर इसके बाद नागरिकता संबंधी कानून बनाने वाला अधिकारी या संस्था कौन है? तो दोस्तों, भारत में नागरिकता संबंधी कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को दिया गया है और संसद ने नागरिकता संबंधी कई विधेयकों में संशोधन किया है, कई नए कानून जोड़े हैं, पुराने कानून हटाए हैं। पर आज की जो वर्तमान स्थिति है नागरिकता के संबंध में, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता का उल्लेख किया गया है और भारतीय नागरिकता जो है वो आज वर्तमान समय में 5 प्रकार से प्राप्त होती है। मतलब कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक 5 प्रकार से बन सकता है। और कौन से वो 5 प्रकार है जिससे भारतीय नागरिकता हम प्राप्त कर सकते हैं? तो सबसे पहला प्रकार आता है दोस्तों जन्म से। जन्म से का मतलब ये है कि संविधान में प्रारंभ में, मतलब जब संविधान बना था उस समय एक प्रावधान था कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी व्यक्ति भारत में जन्मा है वो जन्म से भारतीय नागरिक कहलाएगा। किंतु 1986 में जो नागरिकता संशोधन विधेयक के द्वारा संशोधन किए गए, तो उसमें 1 जुलाई 1987 के बाद यह प्रावधान किया गया कि व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा जन्म से यदि उसके जन्म के समय माता और पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक रहा हो या है। फिर उसके बाद अगला आता है आपका पंजीकरण। पंजीकरण का मतलब दोस्तों रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन का सीधा सा क्लॉज होता है कि यदि कोई व्यक्ति भारतीय मूल की महिला या पुरुष से विवाह करता है तो उसकी नागरिकता रजिस्ट्रेशन के द्वारा या पंजीकरण के द्वारा भारतीयता उसे नागरिकता प्रदान की जा सकती है या भारतीय नागरिकता उसको दी जा सकती है। ऐसे कई बड़े बड़े एग्जाम्पल है जिनको हम इसमें जैसे अभी मान सकते हैं कि प्रियंका चोपड़ा ने विदेशी पुरुष से विवाह किया है, तो हो सकता है आने वाले समय में उनके जो पति उनको रजिस्ट्रेशन के आधार पर भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाए। फिर अगला आता है देशीकरण। दोस्तों, देशीकरण का सीधा सा तात्पर्य है कि प्रारंभ में इसके लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई थी वो 7 वर्ष थी और वर्तमान में यह जो समय सीमा है यह 10 वर्ष कर दी गई। 10 वर्ष कर दी गई इसका मतलब कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश से आता है और लगातार 10 वर्षों तक भारतीय क्षेत्र में निवास करता है तो देशीकरण के आधार पर भारतीय नागरिकता की मांग कर सकता है और भारतीय नागरिकता की मांग के साथ उसे भारतीय नागरिकता प्रदान करना यह संसद का या देश की जो कार्यपालिका उसका दायित्व है, वो प्रदान करे या ना करे। फिर आता आपका वंशानुगत
वंशानुगत का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति जिसका जन्म विदेश में होता है किंतु उसके परिवार में दादा दादी माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक रहा हो तो वंशानुगत या वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। वो लास्ट आता है आपका अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र का मतलब दोस्तों ये है कि मान लो आज कोई क्षेत्र भारत के भूभाग में शामिल नहीं है, पर कल से अगर भारत किसी नए क्षेत्र को प्राप्त करता है, जैसे कि विगत 1-2 वर्ष पूर्व भारत ने बांग्लादेश के साथ सीमा को लेकर समायोजन किया था, तो उसमें जो क्षेत्र बांग्लादेश के थे वो भारत में आए तो उन नागरिकों को भी भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी। साथ ही इसका एक और एग्जाम्पल है, 1975 में जब सिक्किम भारत में शामिल हुआ था तो सारे सिक्किम के नागरिक भारतीय नागरिक कहलाए और उनका जो आधार था वो अर्जित क्षेत्र के आधार। तो दोस्तों ये 5 प्रकार है जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, जन्म से, पंजीकरण से, देशीकरण से, वंशानुगत, अर्जित क्षेत्र, इन 5 के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त होती। अब वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे भारतीय नागरिकता समाप्त होती है, कौन से ऐसे प्रकार है, तो 3 प्रकार ऐसे हैं जिनसे भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। सबसे पहला है त्याग। दोस्तों त्याग का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, जैसे मान लो भारत का नागरिक अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो चूंकि अमेरिका में तो दोहरी नागरिकता है पर भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, इसलिए उस व्यक्ति को अपनी नागरिकता त्यागना पड़ेगी। तो जब व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता त्यागता है तो उसकी समाप्ति त्याग के द्वारा होगी। दूसरा होता है वंचित किया जाना। वंचित किया जाना नागरिकता यह केवल विदेशी व्यक्तियों पर या कुछ देशद्रोहियों पर ही लागू होती इस तरह की स्थिति, और इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति धोखाधड़ी से या कपटपूर्ण तरीके से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और फिर तीसरा जो तरीका था दोस्तों वो है आपका पर्यवसान। पर्यवसान का मतलब होता है कि बिना किसी सूचना, अगर आप सरकार को सूचना ना देते हैं पर अगर सरकार को इस बात की जानकारी मिल जाती है कि आपने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो आपकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। तो ये वह 3 प्रकार हैं जिनसे नागरिकता समाप्त होती है और ये वो 5 प्रकार है जिनसे नागरिकता अर्जित होती है। दोस्तों भारतीय नागरिकता अधिनियम जो भारत में पहली बार बनाया गया था संसद के द्वारा, वह 1955 में बनाया गया था और इसी 1955 के अधिनियम में ये 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त करना और 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। इसी में 1986 में भारतीय नागरिकता संशोधन विधेयक लाया गया और संशोधन किया गया। 1986 के बाद पुनः इसे 2003 में संशोधित किया गया और अंतिम रूप से भारतीय नागरिकता अधिनियम को जो संशोधित किया गया वो 2019 में किया गया है और 2020 में इसे राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सहमति प्रदान कर दी गई। तो वर्तमान समय तक ये जो भारतीय नागरिकता संशोधन विधेयक में संशोधन किए गए हैं वो अंतिम संशोधन आपका 2020 का है। फिर भारतीय नागरिकता के क्या लाभ या कौन से ऐसे अधिकार हैं दोस्तों जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो सबसे पहला अधिकार जिसकी हम चर्चा करते हैं, सबसे पहला अधिकार तो है आपका क्या आप मतदान कर सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति वयस्क मताधिकार प्राप्त है भारत में, पर उसके लिए सबसे पहली शर्त क्या है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो वह मतदान का अधिकारी नहीं होगा। दूसरा जो है आपका चुनाव लड़ने का अधिकार। अब चुनाव लड़ने का अधिकार दोस्तों क्या है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद या लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद या स्थानीय स्तर के अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। फिर उसे अगला जो है चुनाव के बाद नियुक्ति का अधिकार। कुछ ऐसे पद हैं, कुछ ऐसे संवैधानिक पद हैं जिन पर केवल भारतीय नागरिकों की नियुक्ति होती है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उसके बाद वित्त आयोग और भी अन्य कई संस्था है जिसपे केवल भारतीय नागरिकों को नियुक्त किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, भारतीय नागरिकों को कुछ विशेष मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। अब भारतीय नागरिकों को कौन से विशेष मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, तो सबसे पहले हमने लिखा अनुच्छेद 15। दोस्तों अनुच्छेद 15 जो है इसमें लिखा है किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, मूल, वंश और लिंग के आधार पर विभेदीकृत नहीं किया जाएगा। तो ये भेदभाव किसके साथ नहीं होगा,
केवल भारतीय लोगों के साथ। फिर दूसरा आता है दोस्तों अनुच्छेद 16, जिसमें लिखा है लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता। मतलब जितनी भी गवर्नमेंटल सेक्टर जॉब्स होगी सबको समान रूप से अवसर दिया जाएगा भारतीय नागरिकों को। फिर आता है 19, अनुच्छेद 19 जो है यह राइट टू एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और यह केवल देशी या भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किया गया है। और फिर लास्ट में आता है 29, तो आर्टिकल 29 जिसमें है अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार। तो ये हितों का संरक्षण किसका है, जो भारतीय नागरिक है और जो अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े हुए। तो दोस्तों ये जो आज का हमारा टॉपिक था नागरिकता के संबंध में, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ और चीजें बढ़ानी चाहिए या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ चीजें कमी, जैसे कल मेरे एक मित्र ने कमेंट किया था कि कनाडा में संघात्मक शक्ति का मतलब समवर्ती सूची का प्रावधान नहीं है, पर वास्तव में हमारे यहाँ जो समवर्ती सूची है उसका तरीका कनाडा के समान है। इसलिए मैंने आपको बताया था समवर्ती सूची के प्रावधान में कनाडा से लिए, क्योंकि भारत एक अर्ध संघात्मक परिदृश्य परिसंघ, कई लोगों ने अलग अलग राजनीतिज्ञों ने इसकी व्याख्या की है, पर हम कनाडा से लिख सकते हैं कि समवर्ती सूची कहाँ से, तो कनाडा के संविधान से। और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप कमेंट करके मुझे लिखें। दोस्तों आज का वीडियो कैसा रहा, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और मैं चाहता हूँ अगर आप थोड़ा सा इसको और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में समझना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को, दोस्तों को सब्सक्राइब करवाएं और डेली लुत्फ उठाएं। धन्यवाद।